हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंक नागर विंध्य ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं जो आपके सामने लेक्चर लेकर आ रहा हूं वो है भौतिक राशियों के ही पार्ट में आगे चलते हुए हम देखना चाहेंगे आज त्वरण। त्वरण मतलब एक्सिलरेशन। ठीक है, अब एक्सिलरेशन होता क्या है, हम डेली लाइफ में भी उसको कई बार देख चुके हैं। ठीक है, जिस तरीके से हम देखें कि हम जो गाड़ी चलाते हैं, बाइक हुआ, कार हुई या जो भी व्हीकल हुए, तो वो विदाउट एक्सिलरेट आगे बढ़ते ही नहीं है। ठीक है, तो ये उसी से संबंधित है, बस थोड़ा इसको प्रैक्टिकली देखने की जरूरत है। प्रैक्टिकली तो हम यूं भी देखते हैं, पर हमने शायद आज तक उसको इतने अच्छे से गौर नहीं किया। आज थ्योरेटिकली भी देखते हैं उसको, और थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि त्वरण होता क्या है। ठीक है, तो इसकी एक जो डेफिनेशन है, अगर उसको हम देखें तो क्या रहेगा। किसी ये एक डेफिनेशन हो चुकी है इसकी। हम देखें एक्सेलरेशन होता क्या है, तो किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, हमने वेग का नाम लिया था कि क्या वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, अब वेग क्या है तो हमने पढ़ा था। सबसे पहले मैं आपको पिछले वाले लेक्चरों की याद दिलाना चाहता हूँ थोड़ा, जो मैंने बताया था कि विस्थापन। ठीक है, एक विस्थापन होता है, एक वेग होता है, और एक अभी हम जो पढ़ रहे हो त्वरण है। अभी तीनों कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है ये देखते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, विस्थापन, वेग और त्वरण, तीनों के बीच में कुछ रिलेशन देखना चाहते हैं। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग, और वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। ठीक है, विस्थापन अगर एक सदिश राशि है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या होगा, वेग भी ऑलरेडी वेक्टर ही होगी, ये भी सदिश ही होगी। ठीक है, वेग मतलब वेलोसिटी, विस्थापन मींस डिस्प्लेसमेंट, एंड त्वरण एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये अगर सदिश है तो ये भी सदिश है, और ये भी क्या होगी, सदिश राशि। कहने का मतलब इससे क्या पता चलता है कि तीनों ही वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा, परिमाण के साथ साथ किसकी आवश्यकता होगी, दिशा की। तो जहां पर परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, और दिशा मतलब डायरेक्शन, तो यहाँ पर इन तीनों के बीच में हम रिलेशन भी देख सकते हैं कि इसके परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, विस्थापन में परिवर्तन की दर को समय के साथ। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन की दर क्या होता है, त्वरण कहलाता है। एक्सेलरेशन पढ़ रहे हो, ये सिर्फ एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट इनके बीच में जो था वो बताना चाह रहा था। ठीक है, अब हम इसमें आगे चलते हैं कि क्या है। तो एक तो सदिश राशि है। ठीक है, तो सदिश है तो अपने आप ही ये क्लियर हो जाता है कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत होती है। अब मैग्नीट्यूड क्या है, तो मैग्नीट्यूड में समझा चुका है इसके पहले लेक्चर में, और डायरेक्शन तो आप बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आपको आता होगा। ठीक है, डायरेक्शन मतलब दिशा, कि ये अगर ये किसी वर्क कर रहा होगा, विस्थापन भी होगा, तो विस्थापन क्या है, किसी दिशा में किया जाता है। अगर ए पॉइंट से हम बी पर जा रहे हैं तो एक फिक्स क्या होगा, वहां पर एक डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो डायरेक्शन जरूरी है विस्थापन के लिए, वेग के लिए भी। ठीक है, वेग रहता है और एक चाल रहता है। तो चाल क्या है, एक अदिश राशि है, जैसे दूरी एक अदिश राशि है पर विस्थापन एक सदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है पर वेग एक सदिश राशि है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो त्वरण भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी में आता है।
तो इसमें वेग में भी, विस्थापन में भी और त्वरण में भी क्या है, डायरेक्शन जरूरी रहता है। ठीक है, इसलिए सदिश राशि कहा गया है। अब कैसे डायरेक्शन तय रहता है ये हम अभी देखेंगे आगे पूरे लेक्चर के माध्यम से। अब ये जो वेग में परिवर्तन की दर हमने पढ़ा है, तो ये जो वेग में परिवर्तन होगा, ये वेग में जो परिवर्तन होगा ये किसके कारण, दिशा या परिमाण ठीक है, दिशा या परिमाण दोनों में हो सकता है, दोनों में होगा तो भी ठीक है, या दोनों में एक साथ भी हो सकता है। इंडिविजुअल भी हो सकता है कि दिशा में चेंजेस होने के और वेग के कारण परिमाण में भी चेंजेस आ सकता है, और दोनों में भी आ सकता है। ठीक है, अब एक और एक छोटा सा एग्जांपल देखें इसमें कि कोई अगर एक वस्तु है वो अगर एक सरल रेखा में गति कर रही है, ये जो मैंने बनाया स्ट्रेट लाइन बनाई, सरल रेखा, ठीक है, तो अगर सरल रेखा में गति कर रही है कोई वस्तु, तो अब सिंपल सी बात है, सरल रेखा में गति कर रही है मतलब क्या है, मैंने एक दिशा तय कर दी है कि अब ये इसी दिशा में क्या है काम करेगी, तो क्या इसकी दिशा में परिवर्तन होगा, नहीं होगा। कहां पर परिवर्तन होगा, इसके मैग्नीट्यूड में परिवर्तन होगा, मतलब इसका परिमाण चेंज होगा। तो जब कोई वस्तु, ठीक है, ये वस्तु है, तो कुछ भी वस्तु हो सकती है, जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो क्या होगा, परिमाण या मैग्नीट्यूड, ठीक है, परिमाण में परिवर्तन होगा। क्लियर हुआ, यहां तक हमने देखा। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं डेफिनेशन फॉर्म इसका। अब हमने जो फॉर्मूला पढ़ा उसमें त्वरण को किससे डिनोट करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है, और इस त्वरण के अगर डेफिनेशन के माध्यम से देखें उनके वेग में परिवर्तन, ठीक है, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर भी है इसमें, तो वेग में परिवर्तन क्या है, v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। अब ये तो हमने लिख दिया और इसकी यूनिट भी हमें पता है कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या है, v, यहां पर एक जो है वो क्या है, एक्सेलरेशन, त्वरण, ठीक है। यहाँ जो v है वो क्या है, हमारा फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम बोलेंगे अंतिम वेग। अगर हिंदी के स्टूडेंट वो अंतिम वेग पढ़ते होंगे इसे, और v वाले जो है वो फाइनल वेलोसिटी। u क्या है आपका प्रारंभिक वेग, जिसको बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, एंड t इज द इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो जो टाइम रहता है वो, ठीक है, समय अंतराल, जो टाइम लगा u से v तक पहुंचने में, ठीक है, तो वही हुआ कि वेग में परिवर्तन हुआ, u से v तक पहुंचे, मतलब u भी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी ज्यादा रहेगी इसलिए वो आगे रहता है, ठीक है। तो वो माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, इस तरीके से क्या आएगा, एक्सेलरेशन फाइंड होता है, ठीक है। और यहीं से अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो क्या है, हमारा गति का समीकरण बन जाता है, ठीक है। कैसे, इस a को, t को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, at इज इक्वल टू v माइनस u। तो हमने एक इक्वेशन पढ़ी है कि v इज इक्वल टू u प्लस at, क्योंकि हम u को इधर ले आएंगे तो v इज इक्वल टू u प्लस at, और इस तरीके से इक्वेशन बन जाती है हमारी गति, ठीक है। जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है, तो गति का समीकरण जो है उसमें जो तीन समीकरण है या तीन इक्वेशन जो रहती है गति की, ठीक है, तो उसी की एक इक्वेशन यही है, ठीक है। तो इसको हम करेंगे, अभी डिराइव करेंगे कैसे आता है, उससे ये फॉर्मूला कैसे बनता है, आगे इसी लेक्चर में इसी को देखेंगे कि ये इक्वेशन कैसे आ गई, कैसे ग्राफ बना के इसको अच्छे से समझेंगे। पर उसके पहले हम त्वरण को देखना चाहते हैं कि त्वरण के क्या टाइप होते हैं और किस तरीके से उन्हें डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो यहां तक आया समझ में। अब इसकी हम यूनिट देखें तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में मीटर कैसे है,
सेकेंड स्क्वायर कैसे आ गया? तो मीटर, क्योंकि ये जो वेग है ये वेलोसिटी है, u या v जो भी हो, तो इनकी क्या आएगा? मीटर पर सेकेंड आएगा वेलोसिटी की यूनिट। तो नीचे टाइम है, तो ऊपर वाली यूनिट तो अपॉन के ऊपर वाली यूनिट तो मीटर पर सेकेंड है, और नीचे टाइम की यूनिट है सेकेंड, वेलोसिटी की है मीटर पर सेकेंड। तो अगर इसको मैं सही तरीके से लिखना चाहूं तो ये हो सकता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वही मैंने लिखा है यहाँ पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डायरेक्ट ना जाए कि एक्सप्रेशन का रटना पड़े कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, उसे देखें कि भाई कैसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वो बना है। तो ये मीटर पर सेकेंड होता है और ये टी सेकेंड में रहता है, इसलिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब यही ये क्यों समझा रहा हूँ, बार बार मैं क्यों बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहीं से इसका विमीय सूत्र बनता है। ठीक है, जो हम फॉर्मूले पढ़ते हैं इनके, तो MLT के फॉर्म में जो फॉर्मूले बनते हैं विमीय सूत्र बोला जाता है। तो उनको किस तरीके से देखेंगे? अब यहाँ पर कोई केजी या कोई द्रव्यमान वाली चीज तो कोई है नहीं, यहाँ पर वेट वाला कोई मसला है नहीं, मास वाला, तो यहाँ पर m तो 0 रहेगा। ठीक है, और लंबाई के लिए यहाँ पर मीटर है तो L 1 रहेगा, और 1 हम लिखते नहीं है। ठीक है, वो यूं भी 1 माना जाता है यहाँ पर। और सेकेंड जो है अपॉन में क्या रहेगा उसका? t की पावर 2, क्योंकि सेकेंड के लिए हम t वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से हम अब आगे देखना चाहें तो क्या होगा यहाँ पर? ये जो सेकेंड है ये इसका आ जाएगा टी स्क्वायर। अब इसी को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो वो कितना हो जाएगा? एम एल टी का स्क्वायर। तो ये पावर क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं यहां लिखना चाह रहा हूं कि m0 L1 लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, और टी को ऊपर ले गए तो वो क्या होगा? -2। इस तरीके से क्या है, इसका विमीय सूत्र का फॉर्मूला बन जाता है। तो इस तरीके से हमने लिख लिया यहाँ पर। क्लियर? अब आगे देखते हैं इसके एक्सेलरेशन के टाइप। ठीक है, उसके बाद हम इस इक्वेशन को डिराइव करेंगे कि किस तरीके से ये इक्वेशन आई है और किस तरीके से बनती है। अब त्वरण जो रहते हैं उसकी टाइप पढ़ लेते हैं कुछ, कि किस किस टाइप के थोड़े त्वरण होते हैं। ठीक है, अगर मैं देखना चाहूं तो मुख्यतः हम देखेंगे कि एक समान त्वरण होता है, जिसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है, एक रहता है असमान त्वरण, जिसे हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है, इसे मैं यहां लिखना चाहूं तो ये यूनिफॉर्म हो गया। और यहां पर मैं बोलूंगा कि धनात्मक और ऋणात्मक पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब देख लेते हैं कि कहां पर ये कंडीशन आती है, कहां पर ये कंडीशन आती है और कहां पर ये कंडीशन आती है। ठीक है, एक समान त्वरण। अब एक समान त्वरण कैसे होगा? अगर हम देखें ग्राफ के माध्यम से, ये मैं ले लेता हूं टाइम का और ये लेता हूं वेलोसिटी का ग्राफ। हमें वो इक्वेशन जो पढ़नी उसके लिए एक अलग से ग्राफ बनेगा अच्छे फॉर्म में, पर हम अभी ये देखना चाहते हैं खाली इस एक समान त्वरण को समझने के लिए। तो ये ग्राफ है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146
तो क्या होगा, एक यूनिफॉर्म मोशन में ये इस तरीके से चलेगा। कैसे कि अगर मैं इस पॉइंट पे देखना चाहूँ, इस पॉइंट पे वेलोसिटी देखना चाहूँ, इस मतलब जहां जहां भी मैं यहाँ पर इसका वेग देखना चाहूँ, तो वो समय के साथ क्या है, बराबर बदलता रहता है। जितना वो यहाँ पर चेंजेस हुआ है उतना ही यहाँ पर भी होगा इस तरीके से। और समय अंतराल भी समान लगेगा, ऐसा भी नहीं कि उसमें समय का जो डिफरेंस है वो अलग हो जाएगा। तो समान समय अंतराल पर समान विस्थापन जो होता है, ठीक है, यह समान वेग परिवर्तन होता है। सॉरी, विस्थापन नहीं बोलकर यहाँ पर क्या बोला जाएगा, वेग में परिवर्तन, क्योंकि हम त्वरण पढ़ रहे हैं तो त्वरण की परिभाषा ही क्या होती है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन जहां होता है वहां पर क्या होगा, कहने का मतलब कि जो टाइम इंटरवल रहता है, तो कहने का मतलब कि सेम टाइम इंटरवल में सेम चेंज इन वेलोसिटी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, अब यहां पर यही देखें तो यहां पे क्या रहेगा, कुछ भी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ बनेगा। कैसे, यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म, नाम ही क्या है, असमान। तो यहाँ पर क्या है, समान समय अंतराल, समय अंतराल तो समान है, ठीक है, समान समय अंतराल है, किंतु क्या है, वेग में जो परिवर्तन है वो क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, यहां पर आए तो समय तो उतना है पर वेग में कुछ अलग रहेगा। अब यहां पर आए तो समय तो डिफरेंस सब में एक जैसा है, पर क्या है, वेलोसिटी जो वेग में परिवर्तन है उसकी दर में क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा, वो सेम नहीं रहेगा। जैसे इस तरीके से यहाँ पर सेम था, तो यहाँ पर इस तरीके से इसको क्या कह दिया गया, इसको असमान त्वरण कह दिया गया। ठीक, तो इस तरीके से बस समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि इसके बाद हम पढ़ेंगे एक डायग्राम अच्छे से। तो ये क्या एक टाइप है कि समान समय अंतराल में असमान वेग परिवर्तन होने पर असमान त्वरण कहलाता है। ठीक है, मतलब टाइम इंटरवल जो रहता है वो सेम रहता है, किंतु चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, वो क्या है, डिफरेंस होगा। क्लियर, तो ये असमान त्वरण। अब बात आती है धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण। ठीक है, अब धनात्मक और ऋणात्मक ऐसी क्या चीज है कि भाई धनात्मक त्वरण है, ऋणात्मक त्वरण है, और ये चीज कहां पर मिलेगी आपको, जब कोई स्वतंत्र वस्तु एक समान त्वरण या यूनिफॉर्म त्वरण का एक एग्जांपल देखना चाहे तो कोई भी वस्तु है, अगर ये जैसे अगर एक स्वतंत्र रूप से नीचे गिर रही है, ये इस तरीके से, तो ये स्वतंत्र रूप से नीचे गिरे ना, इसके बीच में कोई इसको कोई फोर्स या अदर तरफ से कोई भी चीज इस तरीके से बीच में इसको रुकावट नहीं हुई, तो ये जो स्वतंत्र रूप से जो नीचे गिर रही है कोई वस्तु, तो वहां पर आपको ये वाला त्वरण देखने को मिलता है, जिसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं, जिसको एक समान त्वरण कहा जाता है। मतलब समान समांतराल से समान वेग परिवर्तन की दर से वो वस्तु अपनी गति तय करती है। ठीक है, अब यहाँ पर असमान त्वरण है, तो मैंने बता ही दिया कि किस तरीके से असमान त्वरण है। ठीक है, तो इसमें हो सकता है कोई कई सारी चीज रहती है जहां पर वेग असमान रूप से दिखे, तो वहां पे ये चीज आ जाएगी। ठीक है, अब धनात्मक और ऋणात्मक की बात करते हैं। ठीक है, अब धनात्मक होता क्या, तो देखिए क्या है, जो वस्तु रहती है, ठीक है, वो क्या समय के साथ उसके परिमाण, वेग के परिमाण में वृद्धि हो। ठीक है, क्या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मैग्नीट्यूड जो रहता है वेलोसिटी का वो बढ़े। और मैग्नीट्यूड के लिए मैंने बोल दिया है कि एक जो लेक्चर बताया मैंने जिसमें वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी को बताया है वो अच्छे से देखें, ताकि वो समझ में आ जाएगा मैग्नीट्यूड होता क्या है, क्योंकि बार बार हम हर लेक्चर में उस चीज को नहीं समझा सकते, क्योंकि उससे फिर लेक्चर बड़ा हो जाता है, एक्स्ट्रा टाइम लगता है। ठीक है, तो धनात्मक, तो ये क्या हो गया, धनात्मक एवं ऋणात्मक त्वरण, तो क्या हो गया, समय के साथ टाइम के रिस्पेक्ट में तो बात करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो समय के साथ किसी वस्तु के वेग के परिमाण
में वृद्धि। ठीक है, मतलब क्या हो, समय के साथ किसी वस्तु का वेग का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वेलोसिटी के कारण किसी जो भी मतलब समय के साथ किसी भी पार्टिकल या किसी भी जो भी वस्तु हम लेते हैं, कोई भी सब्सटेंस या जो भी चीज हमने ली है, ठीक है, तो उसका जो भी मतलब वेग में परिमाण में वृद्धि होती है, ठीक है, तो वहां पर पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो समय के साथ किसी वस्तु के वेग के परिमाण में वृद्धि। अब कैसे एक एग्जांपल के तौर पर अगर समझाना चाहूं, अगर इसका एग्जांपल है तो कोई कार है, ठीक है, हम कार ले सकते हैं, यहाँ पर कार का एग्जांपल, तो ये मैंने कार का एग्जांपल है, ठीक है, तो मैं ये क्या कर रहा हूं, यहाँ पर कार को अगर जैसे ही मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा, ठीक है, ये मैंने आपके लिए कार बना दी सुविधाजनक। तो कार जैसी अगर इस रोड पर चलेगी, ठीक है, तो जब ये कार सामने सही दिशा में चल रही है, मगर आगे चला रहे हैं, ठीक है, तो अगर आगे की ओर अगर हम इसको चलाएंगे कार को, तो क्या होगा, ये जो रहेगा ये रहेगा धनात्मक त्वरण। ठीक है, अगर कोई वस्तु आगे की तरफ आगे की ओर मूव करेगी और वो वेग बढ़ता रहेगा और वेग के साथ साथ उसका परिमाण भी बढ़ेगा। ठीक है, उसके वेग के कारण, ठीक है, समय के साथ कुछ समय भी लगना है उसमें। अगर हम कार चलाते हैं और स्पीड देते हैं तो क्या होता है, हम बाइक भी चलाते हैं तो एक्सेलरेटर दबाते हैं, स्कूटी भी आपने यूज करा होगा, तो आप एक्सेलरेट करते हो किसी गाड़ी को तो वो एकदम पिकअप पकड़ती है। ठीक है, तो इसका सीधा अगर कनेक्शन हम देखें तो पिकअप से भी रहता है। किसी भी वस्तु का अगर हमें पिकअप बढ़ाना है किसी गाड़ी का, तो वो एक्सेलरेशन वाली ही चीज हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अगर कोई वस्तु आगे की ओर जाती है तो वो क्या करती है, वेग के साथ साथ उसके परिमाण में भी क्या है, वृद्धि होती है, वेग के परिमाण में वृद्धि होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये गाड़ी का आगे की ओर जाना। ठीक है, और ऋणात्मक में क्या हो जाएगा, तो सेम इसका अपोजिट हो जाएगा कि समय के साथ किसी वस्तु के वेग के परिमाण में कमी होती जाती है। तो वेग के परिमाण में कमी आती जाती है, परिमाण घटते जाता है, तो वहां क्या हो जाएगा, ऋणात्मक त्वरण हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड कम होते जाता है तो वहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर इसी का एक अपोजिट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जब गाड़ी को आप क्या रिवर्स ला रहे हो, जब यही गाड़ी अगर रिवर्स आ रही है तो रिवर्स आने पे क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव त्वरण हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर हमने ये देखा इस तरीके से अभी त्वरण के बारे में कि एक समान त्वरण क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा। अब हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से वो त्वरण का जो डेफिनेशन है उसको बनाया। ठीक है, किस तरीके से इक्वेशन को सिद्ध किया गया कि हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए। तो वो डेरिवेशन हमें याद होना चाहिए कि वो कैसे आया, डायरेक्ट रटने से कोई मतलब नहीं है उससे। ठीक है, हम डायरेक्ट लिखते हैं कि इसे डिराइव करना है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमें डिराइव करना है a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो इस डेरिवेशन ये कैसे आया, हमने डायरेक्ट पढ़ तो लिया कि a इज इक्वल टू, और यहाँ पर बोल दिया कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरीके से ये इसकी यूनिट है एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको हम यहाँ देख लेते कि ये चीज आई कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ग्राफ के माध्यम से समझें। ये हम वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ बना रहे हैं जिसके माध्यम से हम समझेंगे। वेलोसिटी मतलब आपका वेग, ठीक है, और ये क्या है आपका टाइम। जिसको हम t से बताएंगे और यहाँ पर इसको v से बताएंगे। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो
कोई भी वस्तु है अगर शुरू में उसका प्रारंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी, वो तो स्टार्टिंग में 0 ही रहेगी, तो वो यहां से यहां तक क्या है, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, अब अगर हम स्टार्ट करते हैं उसे, ठीक है, तो यहां से अब उसकी स्पीड है, ठीक है, और वो एक हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है, ठीक है, तो क्या होगा, वो वस्तु इस तरीके से जाएगी दूरी तय करते हुए, एक यूनिफॉर्म मतलब रास्ता तय करेगी, एक बिल्कुल एक जैसे दिशा से जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको इस तरीके से ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं पूरा, और समझने की भी कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं नेमिंग भी देना चाहूंगा, ए ओ पी क्यू आर एस टी, इस तरीके से हमने इसे नाम दे दिया। अब यहां से लेके ओ से लेके पी तक क्या था, ये था हमारा यूनिट स्टार्टिंग में आपका प्रारंभिक वेग, जिसे यू माना था हमने। ठीक है, तो इसे हम क्या दे देंगे, यहां से यहां तक, ठीक है, ओ से लेके पी तक ये क्या प्रारंभिक वेग, और यहां से लेके क्यू से लेके आर तक हम देखें तो ये क्या है, हमारा फाइनल वेलोसिटी, जिसे बोलते हैं अंतिम वेग, जो एंड तक क्या रहा, तो वो है v। ठीक है, और प्रारंभिक वेग जिसे इनिशियल वेलोसिटी बोला वो u है, फाइनल वेलोसिटी v है। ठीक है, और ये जो एक समान त्वरण के हिसाब से ये गया है ऊपर, ठीक है, एक समान मतलब वेग में परिवर्तन हुआ है समय के साथ। कैसे एक समान पता चलता है, ये टाइमिंग का हमारा ग्राफ है। ठीक है, इस तरीके टाइमिंग जा रहा है, तो देखो आप एक जैसा ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। समान समय अंतराल में अगर मैं इसे ग्राफ के रूप में इस तरीके से बांटूं, तो समान समय अंतराल में देखो एक जैसा ये क्या है, बढ़ते जा रहा है। इस तरीके से एक ग्राफ बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या एक समान त्वरण, तो ये जो एक्सेलरेशन से बड़ा है वो एक्सेलरेशन हम क्या मानते हैं, ए। ठीक है, और यहां से लेके ये जो समय है तो उसको क्या बोलेंगे हम, टी। ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में ये ए है, एक जैसा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ तक ये दूरी मान ली। तो ये जो ग्राफ है बस इसी के माध्यम से हमारा क्या ये इक्वेशन डेराइव होता है। कैसे, अगर हम अब यहाँ पर देखना चाहें तो भाई इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी u। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा, प्रारंभिक वेग। इसे इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। तो प्रारंभिक वेग क्या है, OP, और OP को हम क्या बोल सकते हैं, u बोल सकते हैं। ठीक है, और अब क्या है, सेकेंड नंबर पे हम अंतिम वेग, तो अंतिम वेग कहां से, हमारा फाइनल वेलोसिटी r से लेकर q तक पूरा। ठीक है, क्योंकि अंतिम वेग का मतलब ये नहीं है कि एंड खाली एंड की वैल्यू, स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो कहां गया, वो पूरी वैल्यू। तो यहां से स्टार्ट करा था हमने, देखा यहाँ पर ग्राफ में, तो यहां से लेके जो फाइनल पोजीशन तक पहुंचा, ये यहां से स्टार्ट करा यूं, और फिर ये गया यहाँ तक। तो प्रारंभिक तथा बिल्कुल एंड, मतलब उसको प्रारंभिक के रिस्पेक्ट में ना देख के डायरेक्ट बोला जाता है अंतिम वेलोसिटी। ठीक है, अंतिम वेग, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और ये फाइनल वेलोसिटी। तो इस तरीके से आप जो अंतिम वेग है वो कितना है, r से लेकर q तक। तो r q को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, QS और SR। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं,
Q से लेकर S तक और S से लेकर R तक, तो उस पूरे को क्या बोल दूंगा, QR। ठीक है, इसलिए QR को अगर मैं टुकड़े के रूप में लिखना चाहूँ एक ब्रेक करके, तो ऐसे लिख सकता हूं। ठीक, इसी को मैं यहाँ पे इक्वल टू के रूप में जमा कर लिख देता हूं। तो यहाँ पर क्या है, QR इज इक्वल टू QS इज इक्वल टू SR। अब क्या मैं SR के वैल्यू क्या PO के इक्वल दिख रही है यहाँ पर, तो हाँ ये SR जो इक्वल है वो PO के इक्वल है। ठीक है, तो SR जो PO के इक्वल है, तो मैं SR की जगह क्या लिख सकता हूं, PO। अब QR जो था ये Q से लेकर R तक, इसकी वैल्यू हमने V मानी थी, तो यहां पर मैं V भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो QR की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, V। QS, तो QS के बारे में Q से लेके S तक। ठीक है, तो Q से लेके S तक क्या है, टाइमिंग के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन एक जैसा बढ़ा है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या होगा, जो हमने यहां पर बनाया है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, ये जो स्लोप बना है वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ है, वो इक्वल टू होता है एक्सीलरेशन के। ठीक है, मतलब त्वरण की, तो वो क्या हो जाएगा, AT। ठीक है, त्वरण तो A है और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए QS। QS क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां से लेके यहां तक, तो ये देखो ये S है, ये S के ही इक्वल वाला पॉइंट है, तो यहां से लेके यहां तक गया है, तो Q और S के बीच में देखो अब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन चला है, जो कि A है और वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो इसलिए QS की जगह हम क्या लिख देंगे, AT। और PO, तो PO की वैल्यू क्या है, U। इसलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर इसको जमाना चाहे तो V बराबर U प्लस AT। इस तरीके से ये समीकरण आ चुकी है। पर अगर इसको हम इस रूप में जमाना चाहें, एक्सेलरेशन निकालना चाहें, तो क्या होगा, ये गति की समीकरण रहती है, 3 समीकरण उसमें से एक है। ठीक है, अब इस यहां से अगर मैं A की वैल्यू निकालना चाहूं, तो V तो इधर है, U को मैं इधर ले आऊंगा, तो माइनस का U इज इक्वल टू AT। ठीक है, अब क्या होगा, T को इनके अपॉन में ले आएंगे, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V माइनस U अपॉन T। ठीक है, और मैंने बताया था कि वेलोसिटी जो रहती है आपकी, उसकी यूनिट रहती है मीटर पर सेकेंड, और टाइम की भी क्या है, सेकेंड होती है, इसलिए सेकेंड और सेकेंड मिलकर क्या हो जाएगा, सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, एक्सेलरेशन का हमने डेरिवेशन डिराइव करा। तो इसको खाली इस तरीके से रटने से मतलब नहीं है, ये ग्राफ मैंने कि किस तरीके से यूनिफॉर्म तरीके से एक्सेलरेशन बढ़ता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और उसको किस तरीके से फिर एक्सेलरेशन के रूप में हम ग्राफ के माध्यम से किस तरीके से उसका डेरिवेशन डिराइव करते हैं। तो हमने यहाँ पर त्वरण पढ़ा, त्वरण के टाइप पढ़े, एक्सेलरेशन क्या होते हैं, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, एंड डेरिवेशन हमने डिराइव करके देखा कि उसको किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, एक गुरुत्वीय त्वरण भी होता है। गुरुत्वीय त्वरण का नाम सुनोगे आप आगे जाकर, जब हम गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स का लेक्चर लेंगे उसमें, तो गुरुत्वीय त्वरण होता है, जिसे हम अगर इंग्लिश में बोले तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण, इसे हम स्मॉल g से डिराइव कर। ठीक है, स्मॉल g से इसे बताया जाता है। ठीक है, इसे डिनोट किया जाता है, और इसका मान जो रहता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, इसका वैल्यू है g का, हमारे अर्थ के हिसाब से हम जा रहे हैं। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये गुरुत्वीय त्वरण पढ़ेंगे हम, क्योंकि ये भी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। मतलब टॉपिक सब छोटे हैं, पर कहने का मतलब कि इनको इन शॉर्ट में नहीं पढ़ना है, इनको थोड़ा इस तरीके से पढ़ना है कि हमें समझ में भी रहे। एक ही त्वरण पढ़ा दिया कि वेग में परिवर्तन की दर खाली त्वरण होता है, इतना सा रटाने से कोई मतलब नहीं है।
त्वरण क्या रहता है, हम कहाँ कहाँ देखते हैं, किस तरीके से वो यूज होता है, हमने वो देखा, उसको ग्राफ के माध्यम से उसका डेरिवेशन डिराइव करा। तो काफी कुछ ऐसी चीजें रहती है जो मतलब बेसिक, अगर हमारा बेस मजबूत या आधार की मजबूती के लिए बहुत आवश्यक है, तो वो ये सब चीजें। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण को भी पढ़ेंगे हम आगे जाकर। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।